ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी की कहानी कैसे कैसे दर्द। तो मेरे साथ सुनिए ये कहानी, और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आधी रात हो चुकी है, पर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। बाहर बारिश की बूंदें पक्के फर्श से टकराकर जो ध्वनि पैदा कर रही थीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल दिमाग पर लगातार सुइयां चुभाई जा रही हों। बिस्तर की सलवटें भी बदन में चुभने लगी तो मैं धीरे से बिस्तर से उठ गई। नहीं चाहती थी कि मेरे यूं लगातार करवटें बदलने से शेखर की नींद भी खुल जाए। वैसे भी कमरे में मेरा दम घुट रहा था। माँ के फोन के बाद से मन बेहद उदास और अशांत जो हो गया। मैंने एक गहरी लंबी सांस ली कि कुछ अटक रहा था अंदर कहीं। पीछे के आंगन का दरवाजा खोल बाहर चली आई। बारिश तेज थी, पर आंगन का एक हिस्सा टीन की चादर से ढका हुआ है। मैं वहां रखी आराम कुर्सी पर जा बैठी। कभी कभी सोचती हूं, इसे आराम कुर्सी नाम किसने दिया होगा। जब दिल दिमाग उलझनों से भरा हो, मन उदासी के गहरे दरिया में डूबता जा रहा हो, अपने अंदर कोई विस्फोट होता महसूस होने लगे, तब सच में ये आराम कुर्सी हमारी पनाहगाह बनती है। पर क्या सचमुच आराम आ ही जाता है यहां? आसमान में तेज बिजली कड़की। सामने क्यारी में रखे सफेद गोल पत्थर चौंधिया उठे। मेरी नजर उन पत्थरों पर ठहर गई। यूं तो वो पत्थर बहुत सुंदर थे, पर मैं उन्हें जब भी देखती एक गहरी उदासी से भर जाती। दरिया के किनारों से समेटे ये पत्थर ऐसे ही सहज तो गोल नहीं हो जाते होंगे ना। वक्त के बहुत थपेड़े सहे होंगे इन पत्थरों ने। मुझे उन्हें देखकर सिहरन होने लगी। मैंने पलकें मूंद ली। यकायक उसका मुस्कुराता चेहरा कौंधा, संतरी रंग की पगड़ी पहने, टेढ़े मेढ़े दांत और बहुत मासूमियत भरी बड़ी बड़ी आंखें। मैंने घबराकर आंखें खोल दी, पर ऐसा करने से कभी कोई अक्स जहन से मिटे हैं भला? इंसान के स्वभाव में एक बात कितनी अजीब है। हम जिस बारे में सबसे कम सोचना चाहें, अक्सर वही बात सबसे ज्यादा दिल दिमाग पर चोट करती रहती है, बार बार लगातार। सहसा पैर पर कुछ थिरकन हुई। बरसात की वजह से आंगन की कच्ची मिट्टी से केचुए बाहर आ गए थे। जब कुछ अनचाहा सा शरीर पर रेंगता है तो किस कदर घिन आती है ना। कोई इसको कैसे बर्दाश्त कर पाता होगा। पल भर में ही मेरे जहन की जमीन पर अतीत के ढेरों केचुए रेंगने लगे। आत्मा के किसी कोने से एक सिसकी निकली, सोहना दीदी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। यादों का बाइस्कोप रोल कैमरा साउंड के साथ शुरू हो गया। उस संतरी पग पहने छोटे सरदार का हाथ थामे एक सुंदर चेहरा स्मृति के पटल पर चमकने लगा। सोहना दीदी। ठंडी सर्द खून जमा देने जैसी आह निकली अंतस से। क्या कहती थी अम्मा तुम्हें? हाँ, याद आया, रुई का फाया। अभी कुछ घंटे पहले ही तो माँ का फोन आया था। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैं तो एकदम अच्छी हूं, पर आपने रात को इस समय फोन किया। आवाज भी बहुत निढाल लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ बिटिया, सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी थी, फिर सोचा तुमसे ही बात कर लूं। तुम तो देर से ही सोती हो। हाँ, अच्छा किया जो फोन कर लिया। वैसे भी काफी दिन से ठीक से बात नहीं हुई। पर फिलहाल वो बताओ जिसने इतना विचलित कर रखा है। नहीं शिवी, ऐसी कोई खास बात नहीं। माँ, आपकी बेटी हूं, आपको खूब अच्छे से समझती हूं। बताओ क्या हुआ है? शिवी, तेजी नहीं रहा। तेजी? पुरानी कुछ गड़मड़ स्मृतियां एक साथ कौंधी।
हाँ माँ, तुम तेजिंदर की बात कर रही हो? हाँ, और किसकी भला? कुछ पल दोनों तरफ मौन पसर गया। मैंने 2 बार मुंह खोला कुछ बोलने को, पर आवाज गले में ही घुट गई। शिवी, तुम ठीक हो ना बेटा? मां का चिंता से भरा स्वर आया। किसी तरह खुद को संयत कर मैंने बहुत आहिस्ता से कहा, हाँ मां, पर कब हुआ ये? 3 दिन हो गए। मुझे खुद कल जब मंदिर गई तब वहां पता चला। पर अचानक कैसे? क्या हुआ था उसे? बीमार तो रहता ही था, पर मरने की वजह कुछ साफ नहीं हो पा रही। उसका चाचा कह रहा है हार्ट फेल हो गया, पर मोहल्ले में दबी जुबान में फुसफुसाहट है कि नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी? पर क्यों मां? हैरानी, पीड़ा, टीस सब मन मस्तिष्क को भेद रहे थे। क्या कह सकती हूं बेटा, मुझे तो आज भी वो बचपन वाला तेजी ही याद है जो तेरी कॉपी मांगने रोज ही आया करता था। मैं तो अक्सर वक्त बेवक्त आने पर झिड़क भी देती थी, पर वो सदा ही हंसता रहता। कितनी मीठी जुबान में कहता था, बस आखिरी बार दे दो आंटी जी, आगे से नहीं मांगूंगा। पर काम तो कभी पूरा होता नहीं था उसका। फिर आ जाया करता था 2 दिन बाद। हाँ मां, जब तक उस मोहल्ले वाले उस प्राइमरी स्कूल में जाती थी तब तक लगातार ही आता रहता था। बेटा, तुम तो मोहल्ले वाले स्कूल में 1985 तक गई हो, पर वो तो 84 के बाद ना के बराबर ही स्कूल आया था शायद। हाँ मां, 84 के दंगों में तो। उसके बाद से तो वो बहुत कम स्कूल आया करता था, बिल्कुल चुपचाप रहता था। तुम भी तो उसको तब बहुत स्नेह करने लगी थी, पर वो कभी घर के अंदर आने को तैयार ही नहीं होता था। बाहर से ही कॉपी लेकर चला जाता। आप लोगों ने जब शहर के बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया तो उसके आने का सिलसिला पूरी तरह बंद हो गया। कभी कभी गली पड़ोस में दिख जाता था, तब भी मैं ही उससे हालचाल पूछती। वो तो बस सब ठीक की मुद्रा में सिर हिलाकर चलता बनता। तुमसे क्या, वो तो किसी से भी बात नहीं करता था। उसकी पत्नी का तो बहुत बुरा हाल होगा ना मां? अभी साल ही कितने हुए शादी को? लो, मैंने बताया नहीं था क्या तुम्हें? क्या नहीं बताया था? यही कि उसकी पत्नी तो सालों पहले छोड़ गई उसे। 3 महीने भी नहीं टिकी वो तो उसके घर में। अच्छा? हालांकि रिश्तों का यूं छिछला निकल जाना मेरे लिए कोई अचरज की बात नहीं थी, पर कोई तेजी जैसे प्यारे लड़के को भी छोड़ सकता है, ये बात भीतर तक एक तड़प उठा गई। पर ऐसे क्यों? तेजी तो बहुत प्यारा और शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी मां भी इतनी सुलझी मिलनसार महिला थी, सारा मोहल्ला ही चाहता था उन्हें। अरे शिवी, तेजी की घरवाली ने एक दिन खूब कांड कर दिया था। उसके बाप भाइयों ने आकर बहुत मारपीट भी की थी तेजी के साथ। तुम उन दिनों लंदन में थी, इसलिए हमारी बात ही नहीं हुई इस बारे में तब। मेरी हैरानी अब चरम पर थी। तेजी और उसके घर वालों से मारपीट, वो भी उसकी पत्नी के घर वालों ने। ये कैसे हो गया मां? जहां तक मुझे याद है तेजी में कोई शराब जुए जैसा ऐप तो कभी सुना नहीं, और दहेज लोभी तो वो हो ही नहीं सकते। फिर क्या बात रही? जरूर वो औरत ही खराब होगी। शिवी, तब तो जितने मुंह उतनी बातें। मुझे तो जगवंती ने जो बात बताई सच तो वही बात लगती है, पर तेजी का ऐसा करने के पीछे कारण मुझे भी समझ नहीं आया था। जगवंती? अरे वो मालिश वाली बुढ़िया जो अम्मा के पैरों की मालिश के लिए आया करती थी। वो तेजी की मां के पैरों की मालिश भी तो करने जाती थी। तेजी की मां तो 84 के दंगों के बाद कभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पाई। मालिश होती रहती तो खून का दौरा बना रहता। ऐसा क्या बताया था जगवंती ने मां? तेजी की बीवी ने एक रोज अपने मायके वाले बुला लिए और चौड़े पाड़े में उस रोज खूब तमाशा किया। तेजी की औरत तेजी की मां को गाली दे रही थी कि तूने मर्द नहीं हिजड़ा पैदा किया है। हाथ लगाते कांपता है, पास नहीं आता, उघड़ी पीठ या नंगी टांगे भी देख ले तो उल्टी करने लगता है। ये सब कहा उसने मां? मुझे लगा मुझसे सुनने में गलती हो रही है। कोई इतना वाहियात, इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं शिवी। उस औरत ने तेजी के मरे हुए बाप बहन को भी गालियां देनी शुरू कर दी थी। तेजी ने बहुत रोकने की कोशिश की, कहा कि आराम से बात कर, पर वह तो बिफरती जा रही थी। तेजी के साथ वो उसकी मां को भी गाली देने लगी तो तेजी का हाथ उठ गया। बस फिर क्या था,
उसके ससुर और सालों ने खूब लाठियां बजा डाली। मां चीखती रही, पर मजाल बेरहमों को जरा रहम आया हो, उनकी लाठियां बरसती रहीं। वे तो फिर मोहल्ले वाले ही बीच में पड़े और तेजी को बचाया, वरना उस दिन ही खत्म हो जाना था उसने। ऐसा लहूलुहान कर दिया था कि पूछ मत। बस वो दिन और आज का दिन, ना वो औरत ही कभी मुड़कर आई, ना कभी तेजी ही लेने गया। मां तो उसकी इसी गम में 6 महीने बाद ही गुजर गई थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी तेजी का घर ना बस सका। कितनी मुश्किलों से तो तेजी का ब्याह किया था हरमन ने कि मेरे मरने के बाद लड़का बिल्कुल अकेला हो जाएगा। बहुत दबाव बनाकर तो तेजी को शादी के लिए मनाया था। वो तो पहले भी तैयार नहीं था, और देख, मां की इतनी कोशिशों के बाद भी अकेला ही रह गया, और अब यूं ही मर भी गया। उसकी बीवी मरने पर भी नहीं आई क्या? क्या पता। मैं तो 2 दिन के लिए हरिद्वार थी। कल आई तो तेजी का पता चला। कल से सोच रही थी कि तुम्हें बताऊं कि नहीं, तुम हो भी तो बहुत भावुक। पर फिर लगा बचपन के साथ ही रहे हो तुम, सो तुम्हें उसकी मृत्यु की खबर तो होनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना बेटा, तेजी की आत्मा को शांति मिले और वो अगले जन्म ऐसा अभागा बनकर पैदा ना हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे थे। सोचने समझने की शक्ति जवाब दे रही थी। जुबान जैसे तालू से चिपक गई हो। मां उधर से हेलो हेलो बोल रही थी। ये भान तो था, पर मेरे शब्द हलक में फंस गए थे। हेलो हेलो। शिवी, बोलो कुछ। तुम ठीक तो हो ना? फिर बिगाड़ ली क्या तबीयत? इसीलिए कुछ नहीं बताती तुम्हें। अरे कुछ तो बोलो। किसी तरह से हिम्मत समेट कर मैं बोल पाई। कुछ नहीं मां, सिर भारी हो रहा है, अब फोन रखती हूं। देख, सोच सोच कर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर चला है बेटा। हाँ ठीक है मां, समझ गई। अब रखो फोन आप। गुड नाइट बस, कहकर मैंने फोन रख दिया। आंगन में कुर्सी पर बैठे मैंने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। यूं लग रहा था सब नसें फटकर बाहर आ जाएंगी। मन एक अरसे से उसे याद करना टालता रहा कि काम बहुत थे और जिंदगी ने मुझसे कभी ऐसा प्रेम नहीं किया जो थोड़ा आहिस्ता चलती। जीवन की आपाधापी में कितने ही पुराने साथी पीछे छूट गए थे। वक्त की धुंध में मेरे बचपन का साथी तेजी भी कहीं गुम हो गया था। आंसू आंख में रुकने को तैयार नहीं थे। बहुत कोशिश की खुद को संयत रखने की, पर नहीं रख पाई। बांध टूट गया। हिचकियां सिसकियों में बदल गईं। जहन की ठसाठस भरी अलमारी से यादों की कतरनें भरभरा कर बाहर गिर रही थीं। 2 नवंबर 1984। उस रोज पापा ने जाने क्यों दिन में भी घर के गेट पर ताला लगा रखा था और हम दोनों भाई बहन को घर के बाहर जाने की सख्त मनाही थी। मेरी उम्र तब कोई 10 साल थी और भाई सोनू की 13 साल। समय काटने को हम दोनों घर के बरामदे में बैट बॉल खेल रहे थे। उस जमाने में न इतने चैनल थे, न सारा दिन टीवी पर कुछ आता था। मोबाइल का आविष्कार तो उसके भी 1 दशक बाद हुआ। ले देकर बच्चों के पास गली मोहल्लों में खेलने वाले थे या लूडो सांप सीढ़ी। पर उस दिन तो पूरी गली ही सुनसान थी। जाने क्या बात थी। मन मारकर हम दोनों बरामदे में ही हुड़दंग कर रहे थे। मैंने सोनू को कई बार टोका कि जोर से मत मार बॉल को, बाहर सड़क पर चली गई तो लेकर कैसे आएंगे। पर सोनू पर तो रवि शास्त्री बनने का भूत सवार था। बार बार बॉल को पूरी ताकत से हिट करता। आखिरकार बॉल घर के बाहर चली ही गई। मैं तो तमक गई थी बुरी तरह कि तूने फेंकी है, अब तू ही डांट खाना पापा की। तू चिल्ला मत फालतू में, मैं अभी जाकर ले आता हूं। हा, अभी ले आता हूं। जाएगा कैसे? गेट पर तो ताला है। ऊपर से जाकर लाऊंगा। ऊपर से? पागल हो गया है? कितना ऊंचा है गेट? डरपोक, तू मुंह बंद कर। मैं यूं गया और यूं आया, कहकर सोनू बंदर की तेजी से गेट पर चढ़ता चला गया। मैं पापा के डर से घबराई। कभी सोनू को, कभी अंदर वाले दरवाजे को देख रही थी। सोनू ने भागकर सड़क पर से बॉल उठाई और दुगनी तेजी से घर के गेट पर वापस चढ़ने लगा कि अचानक उसका पैर फिसला और उसका बायां हाथ कोहनी के अंदर की तरफ से गेट के घुमावदार लोहे के सरिये में फंस गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मांस का एक बड़ा टुकड़ा यूं पूरा निकलकर जमीन पर आ गिरा, जैसे आम की फांक में से एक चम्मच से आम निकाला गया हो। सोनू की हृदय विदारक चीख गूंजी। मैं कुछ समझ पाने में असमर्थ थी कि हुआ क्या, पर जैसे ही मेरी नजर जमीन पर पड़े मांस के टुकड़े पर गई,
मैं विक्षिप्त सी चिल्लाने लगी। सोनू तो अभी तक गेट के सरियों में फंसा था। हलक फट जाए इस कदर चिल्ला रही थी मैं दहशत से। माँ, पापा, अम्मा सब अंदर से भागते हुए आए। एक चीख पुकार सी मच गई। फिर ना जाने क्या हुआ, ठीक से कुछ याद नहीं। शायद बेहोश हो गई थी मैं, पर जब होश आया तो फिर पागलों से चीखने लगी थी। बहुत मुश्किल से अम्मा ने चुप कराया कि भाई ठीक है। माँ पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। तब भी जब मैं चुप ना हुई तो अम्मा ने डांट लगाकर कहा था कि तुमने भी तबीयत बिगाड़ ली तो माँ पापा तुम्हें संभालेंगे कि भाई को। तब जाकर मैं चुप हुई थी, पर बहुत देर तक मेरा सिसकना फिर भी बंद ना हुआ था। भाई को उसके बाद महीनों बेहद तकलीफ में देखा मैंने। 32 टांके आए थे। अजीब सी गुदड़ी सा बन गया था भाई का हाथ वहां से। देखकर भी दहशत सी होती थी। माँ उस दिन बहुत रोई थी कि कर्फ्यू की वजह से कोई डॉक्टर नहीं मिला। माँ अम्मा को बता रही थी कि कैसे सब अस्पताल भी जली कटी लाशों और अफरा तफरी से पटे थे। वो बहुत मुश्किल से किसी डॉक्टर के घर जाकर कुछ मदद जुटा पाए थे। उस डॉक्टर के पास घर पर जो भी थोड़ा बहुत सामान उपलब्ध था, उसने उसी से टांके लगाए। माँ अम्मा को बताते हुए रोए जा रही थी कि डॉक्टर के पास घर पर टांकों के समय सुन्न करने वाली दवाई नहीं थी, उसने ऐसे ही टांके लगाए। भाई बहुत चीखा, बहुत तड़पा। अम्मा भी जार जार रोने लगी थी ये सब सुनकर। घर में कितने दिन मातम छाया रहा उस घटना के बाद। मेरे लिए 2 नवंबर 1984 का दिन बहुत मनहूस था। दिमाग में अनगिनत सवाल थे कि जाने कर्फ्यू क्या होता है जो सबको बंद हो जाना होता है घर में, और कटी फटी लाशें। कुछ ठीक से समझ ना आ रहा था तब मुझे। इस घटना के कुछ समय बाद स्कूल खुला, तब भी भाई के पास से जाने को मन नहीं था मेरा। स्कूल में भी जब हर समय रोनी सूरत बनी रहती थी, तब एक दिन हिंदी मैडम ने पूछा था, सुहाना, तुम्हारे घर में भी इन दंगों में कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी उदास, इतनी चुप क्यों रहती हो? मैंने रो रो कर भाई वाली सारी बात बताई, पर उस पल मेरी हैरानी और गुस्से की सीमा नहीं रही जब मेरा गाल थपथपाते हुए उन्होंने कहा, ओह बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, भाई कुछ दिन में ठीक हो ही जाएगा। तुम उनकी सोचो जिनके भाई बहन और अपने अब कभी लौट ही नहीं सकते। ये दंगे उन सबको हमेशा के लिए लील गए। तेजिंदर का सोचो, वो किस हाल में होगा। एक तुम हो जो छोटी सी बात मन से लगाए घूम रही हो। कहकर वो चली गई। सच में बहुत बहुत गुस्सा आया था उस रोज मुझे प्रीति मैडम पर। ये उन्हें छोटी सी बात लगी। और ऐसा भाई से भी बुरा क्या हो गया है तेजी के साथ? भुनभुनाते हुए मैंने अपने सबसे खास सहेली नीलम को पूछा, ऐसा क्या हुआ है तेजिंदर को जो मैडम ऐसे बोलकर चली गई? वो स्कूल भी नहीं आता अब, वरना उसी से पूछ लेती। तेजी तो जाने अब कभी स्कूल आएगा भी कि नहीं। नीलम ने उदास होकर कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसके पापा और बहन की डेथ हो गई है। मैं बहुत बुरी तरह सहमी थी ये सुनकर। सोहना दीदी का चेहरा आंखों के आगे घूमने लगा था। मैं अक्सर माँ को कहती थी, माँ, तेजी की बहन सोहनी कितनी गोरी, कितनी सुंदर है, मैं उन जैसी क्यों नहीं? तब माँ हंसकर कहती, क्योंकि तू सरदारनी नहीं है ना। सरदारनियां तो उजली रुई सी होती हैं, हाथ लगाते मैली होती हैं। तब मैं चिढ़कर कहती, मुझे भी बनना है सरदारनी, और सब मेरी इस बात पर खूब हंसते। मैं छोटी थी, पर इतना तो समझती थी कि मरने के बाद कोई कभी नहीं लौट कर आता। जैसे मामा की एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आए, और मम्मी उन्हें याद करके आज तक भी बहुत रोती हैं। डेथ कैसे हो गई? मैंने रुआंसा हो नीलम से पूछा। दंगों में कुछ लोगों ने मार दिया, पर ऐसे कैसे? आखिर ये दंगे होते क्या हैं? मैं नीलम की बात सुनकर अजीब से डर से सिहर गई थी। ठीक से तो नहीं पता मुझे, पर माँ कहती है जब बहुत सारे बुरे लोगों की भीड़ बिना कारण अच्छे लोगों को मारने लगती है, उसे दंगा होना कहते हैं। नीलम ने 2 टूक जवाब दिया और चली गई। मैं अब और भी गुमसुम हो गई थी। एक पल स्कूल में मन न लग रहा था। पहले भाई के पास जाने की जल्दी थी, पर अब इस बात की कि घर पहुंचकर माँ से तेजी के बारे में पूछूं। 2 गली छोड़कर ही तो तेजी का घर है। माँ को डेथ की वजह जरूर पता होगी। घर में घुसते ही बैग सोफे पर फेंक मैं भागती हुई माँ के पास रसोई में पहुंची। माँ, माँ। ओहो, क्यों शोर कर रही है? माँ ने बिना मेरी तरफ देखे झल्ला कर कहा। माँ, आपको पता है तेजी के पापा और बहन की डेथ हो गई है?
मां के सब्जी काटते हाथ ठिठक गए थे। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कुछ पल देखती ही रही, फिर धीरे से बोली, हाँ मुझे पता है। आपको पता है? मुझे बेहद हैरानी हुई थी। मैंने गुस्से से भरकर पूछा, आपको पता है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हुआ था उन्हें? कैसे हुई डेथ? मैं एक ही सांस में बोले चली जा रही थी। पर तुम्हें किसने बताया? मां ने पूछा। स्कूल में सब बातें कर रहे थे। आप बताओ ना कैसे हुई उनकी डेथ? मां ने मुंह फिर से दूसरी तरफ फेर लिया और बोली, आग लग गई थी उनके घर में। आग? पर कैसे मां? और नीलम तो कह रही थी कुछ लोगों ने मार दिया। क्यों मारा उन्हें मां? वो तो बहुत अच्छे थे। अरे मुझे क्या पता क्या हुआ कैसे हुआ, मैं थोड़ी थी तब वहां। अब जाओ यहां से, काम करने दो। मैंने देख लिया था कि मां की आंखें भीग गई थीं, फिर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, पर मन में बहुत सारे सवाल बहुत समय तक घुमड़ते रहे थे। इस बात के कुछ रोज बाद एक दिन स्कूल से खूब सारा होमवर्क मिला था। देर तक जागकर वही पूरा कर रही थी जब मुझे लगा मां पापा से कुछ मेरी ही बात कर रही है। मैंने अपना नाम सुना था। जिज्ञासावश मैं चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी थी। पापा मां से पूछ रहे थे, फिर तुमने क्या कहा? कैसे हुई मौत? झूठ बोला कि उसके घर में आग लग गई, उसमें ही जलकर मर गए दोनों। कैसे कहती कि किस कदर खौफनाक मौत मिली दोनों को। सोचकर ही मेरी आत्मा कांप जाती है। सुना है तेजी के सामने ही दंगाइयों ने उसके बाप का सिर धड़ से अलग कर दिया। मां तो तभी बेहोश हो गई थी, इसलिए मरा समझ उसे तो छोड़ दिया, पर राक्षसों ने उसकी 16 साल की मासूम सी बहन का मिलकर बलात्कार किया और फिर जिंदा जला दिया उसे। तेजी जाने कैसे बच गया। हरमन तो जिंदा लाश हो ही गई है। मुझसे तो तेजी की तरफ भी नहीं देखा जाता। इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देख लिया मासूम ने। पिछली गली वाले 8 सरदारों के घरों का एक सा हाल है। सब के सब बर्बाद हो गए हैं। किसी को काट दिया, किसी को जला दिया, और बच्चियों औरतों सबसे सामूहिक बलात्कार। जाने कहां से उतर कर आए थे वे राक्षस। कहते कहते मां फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे आज भी याद है मां की बातें सुनकर मैं कैसे दरवाजे के पीछे खड़ी कांपने लगी थी। पागल हुई जा रही थी ये सोच सोच कर कि भाई का मांस का एक टुकड़ा देखकर मेरी क्या बुरी हालत हुई थी। तेजी ने अपने पापा का कटा सिर जाने कैसे देखा होगा। हफ्तों बुखार रहा मुझे। उसके बाद अंदर तक दहशत घर कर गई थी। बलात्कार का मतलब तो तब मालूम ना था, पर सोहनी दीदी के जलने के दर्द को मैं तब भी महसूस कर पा रही थी। आज मां के फोन के बाद वो सारे जख्म फिर खुल गए जो मेरे ना होकर भी मेरे थे और मन के किसी गहरे कोने में सिमटे हुए थे, गहरी टीस लिए। मैं बिन पानी मछली सी बुरी तरह तड़प रही थी। इंसान की जब इंसान पर पार नहीं बसाती तो वो भगवान के आगे शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाता है। आसमान तो रो ही रहा था। मेरी आंखें भी कब बरसने लगी पता ही नहीं चला। नियति पर बस ना चलना देख मैं भी ऊपर वाले से उलझने लगी। वो तो बहुत प्यारा, बहुत मासूम था। उसे किस बात की सजा दी? उसे भी उस रोज ही क्यों नहीं मार दिया? उसे भी उसी रात मर जाना चाहिए था। बल्कि मार तो मन आत्मा से तुमने उसको उसी रात दिया था, फिर इतने सालों उसकी देह को मृत घोषित करने में लगे तुमको। ये कौन सा इंसाफ है आखिर? ये कहते हुए मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं बच्चे सा बिलखने लगी। अतीत से बहुत सारी मकड़ियां निकलकर मुझ पर सरकनी शुरू हो गईं। उन्होंने एक अदृश्य महीन जाला मेरी गर्दन के इर्द गिर्द कसना शुरू कर दिया। पूरा जिस्म जैसे उनके दंश से जलने लगा हो। मैं तब बलात्कार का मतलब नहीं समझती थी तेजी, पर अब समझती हूं। आज तुम्हारी निरीह डरी सहमी आंखें मेरे माथे पर आ चिपकी हैं। उघड़ी पीठ, नंगी टांगे, उफ। मैं समझ गई हूं तुम अपनी पत्नी को हाथ क्यों नहीं लगा पाए कभी। क्यों तुम उसकी उघड़ी पीठ, नंगी टांगे देख उल्टियां करते थे। उस रोज जो सोहनी दीदी के साथ हुआ वो तुम्हारी मां ने नहीं देखा, दुनिया ने भी नहीं देखा, पर तुमने सब देखा तेजी। तुमने सब देखा, जैसे अब मैं देख पा रही हूं तुम्हारे यूं चले जाने के बाद। मेरा रोना बढ़ता ही जा रहा था। उफ।
तुम कैसे जिंदा रहे उस भयानक मंजर को आंखों में समेटे इतने साल? लोग कहते रहे तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो तुम बच गए। अच्छा नहीं तेजी, तुम तो सबसे बड़े अभागे थे, अपने पापा और बहन से भी बड़े अभागे। तुम्हारी दुर्गति तो उनसे कहीं बदतर हुई। वो उस दर्द को तिल तिल सहने के लिए सालों यूं जिंदा रहने को शापित नहीं थे तेजी, जैसे तुम थे। तुम तभी क्यों नहीं मर गए? कैसे जी गए तुम इतना भी? काश उन राक्षसों ने तब तुमको भी। इंसान के कंधों पर सबसे भारी बोझ अपनी खुद की लाश का होता है। मेरे मन का एक कोना भी आज लाश में बदल गया था। जाने मैं इसका बोझ कैसे उठा पाऊंगी। मन के किसी एक कोने का लाश हो जाना और उसके बोझ तले पूरी जिंदगी बिता देना। जाने कितने लोग ऐसा करते होंगे। जाने हमारे आसपास कितने लोग इसी तरह के किसी दर्द के साए में जी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि जब दर्द लिखा जाता है और दर्द सुनाया जाता है तब वहां ये सवाल नहीं होता कि ये कैसा लगा। पर इतनी कोशिश जरूर कीजिएगा कि अगर आपको अपने आसपास कोई दर्द में महसूस हो रहा है, कोई बहुत खामोश है, तो कुछ पल उसके साथ बिताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए। अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।